नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड के समसामयिक घटनाओं पर ये आधारित रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से किस कहानीकार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। दिव्या नेगी है, अमृता पांडे है, ये लीलाधर जुगड़ी है, ये विद्यासागर नोटिया। तो दोस्तों, आपको इसका सही आंसर बताऊं तो यहाँ पर आपकी अमृता पांडे जी को यहाँ पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 से यहाँ पर सम्मानित किया गया। अगर डिटेल में देखें तो हाल ही में जो भाषा संस्थान द्वारा देहरादून द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा और भाषा मंत्री द्वारा यहाँ पर शिरकत की गई थी। और कहानीकार यहाँ पर हम बात करें अमृता पांडे को, उनके जो कथा संग्रह है शिवशक्ति श्रृंखला के लिए यहाँ पर 2023 का उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया था। ठीक है, अमृता पांडे जी के अगर बारे में आपसे बात करें तो अमृता पांडे 20 वर्षों से ये शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई है। और 8 वर्ष पूर्व अगर हम इनके कार्यकाल को देखें, इनके जीवन को, तो 8 वर्ष पूर्व इन्होंने आकाशवाणी से कार्य से जुड़ी रही। और 8 वर्ष पूर्व ही इन्होंने आकाशवाणी में एक कंपोजर के तौर पर भी यहाँ पर कार्य कर चुकी हैं। और उनके जो प्रस्तावित उपन्यासों की अगर बात करें तो सांझ का सूरज और कविता संग्रह मन का भंवर इनके द्वारा जो लिखी गई हैं, जो महत्वपूर्ण ये श्रृंखलाएं इनके द्वारा रची हुई है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे आपके यहाँ पर दिया हुआ है उत्तराखंड के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये पता भी होना चाहिए, ये प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। देखिए, अनिल चंद पुनेठा है, या प्रोफेसर जग मोहन सिंह राणा है, या सूर्य नारायण बालूकर है, या इंद्र कुमार पांडे। तो दोस्तों, अगर मैं इसका सही आंसर दूं तो आपको यहाँ पर बता दूं, ये प्रोफेसर जगमोहन राणा जी को यहाँ पर क्या बनाया है, उत्तराखंड लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया है। अगर इनको डिटेल में जाने तो उत्तराखंड के अगर वर्तमान समय के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेश कुमार ने 10 जून को अपने पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। इससे पूर्व डॉक्टर राजेश कुमार यहाँ पर क्या थे, आपके अध्यक्ष के पद पे यहाँ पर थे। कहीं लंबे समय से जिस प्रकार से वो आयोग के द्वारा, आयोग के अंतर्गत जिस प्रकार से पेपर लीक मामला था या भर्ती घोटाला चल रहे थे, तो लंबे समय से इन पर दबाव बन रहा था कि आप अपने पद से इस्तीफा दो। तो अंततः इन्होंने क्या करा, 10 जून को अपने पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। उसके पश्चात 12 जून 2023 को, याद रखिएगा 12 जून 2023 को राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी आपके प्रोफेसर जगमोहन राणा जी को यहाँ पर सौंप दी गई थी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। वहीं अगर हम तीसरे प्रश्न की अगर बात करें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है कि उत्तराखंड के किस जनपद में भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर किया गया था। तो ये कौन सी जगह पर ये किया गया था, उत्तरकाशी है, देहरादून है, या चमोली है, या पिथौरागढ़। तो इसका जो सही आंसर है उत्तरकाशी में ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। देखिए, अगर हम व्याख्या की देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए FM 91 FM ट्रांसमीटरों का यहाँ पर क्या गया, उद्घाटन किया गया। कभी कौन सा FM की बात करें तो 91 FM ट्रांसमीटरों का क्या गया, यहाँ पर उद्घाटन किया। अगर हम यहाँ पर देखें तो जिसमें से एक उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जनपद को भी इसमें ट्रांसमीटर में यहाँ पर लगाया जाएगा, इसको भी उत्तराखंड के अंतर्गत ये जो क्षेत्र चुना गया है उत्तरकाशी, ये चुना गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें G20 की बात करें तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जिस प्रकार से G20 की बैठकें आपके उत्तराखंड में चली, तो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न अगर बात G20 ढांचागत कार्य समूह की जो 3 दिवसीय जो बैठक उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित की गई थी, ये महत्वपूर्ण है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस जनपद में ये बैठक आयोजित की गई थी। देखिए, यहाँ पर अल्मोड़ा है, नैनीताल है, ऋषिकेश है, रामनगर है। तो ये जो 3 दिवसीय जो बैठक आयोजित की गई थी ना, ये आपके ऋषिकेश में सी। अब इसकी व्याख्या देखिए, G20 जो ढांचागत कार्य समूह की अगर 3 दिवसीय बैठकों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ऋषिकेश में ये जो बैठक हुई थी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए।
26 जून से 28 जून के मध्य में ये बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक में जो भागीदारी के लिए G20 जो सदस्य देशों के लिए कुल प्रेषित प्रतिनिधि और अतिथि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है ऋषिकेश यहाँ पर पहुँचे। और यह उत्तराखंड में आयोजित होने वाली तीसरी बैठक ये थी जिसमें मुख्य रूप से ढांचागत कार्य समूह पर चर्चा यहाँ पर की गई। उत्तराखंड में आयोजित तीसरी बैठक में और संरचना निवेश के पहलुओं पर यहाँ पर क्या हुई, चर्चा हुई। और परिसंपत्ति और गुणवत्ता और संरचना निवेश को बढ़ाने के लिए इसमें निवेश किस प्रकार से होंगे, वित्तीय संसाधनों को किस प्रकार से गति प्रदान की जाएगी, और मूल ढांचा जो है मूल निर्माण ढांचे को किस प्रकार से उसको संरक्षित किया जाए, उनमें चर्चा तमाम चीज़ें हुई। तो ये जो हुई 3 दिवसीय, ये आपको पता होना चाहिए, आपके ऋषिकेश के अंतर्गत ये हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे कि उत्तराखंड में आयोजित जो G20 की जो बैठकें थी कब और किस वक्त, जो हमने 3 बैठकों की हम जो जिक्र कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहली जो बैठक है आपकी 28 से 30 मार्च के मध्य में पहली बैठक यहाँ पर हुई थी। आपको बता दूं ये जो पहली बैठक हुई थी ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इसने सुर्खियाँ बटोर रही थी। हर कोई इस बैठक को टिकी की निगाहों से देख रहे थे क्योंकि पहली दफ़े G20 सम्मेलन की बैठक हो रही थी। 28 से 30 मार्च के मध्य में पहली बैठक जो रामनगर नैनीताल में आयोजित की गई थी, जिसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को यहाँ पर पारस्परिक हितों के वैश्विक मुद्दों पर यहाँ पर गहन चर्चा हुई। पहली बैठक के अंतर्गत ये विषय इसके अंतर्गत रखे गए थे। अगर दूसरी बैठक की अगर हम बात करें तो ये 25 से 27 मई के मध्य में ये हुई थी। और ये दूसरी बैठक अगर हम बात करें ये नरेंद्र जो टिहरी में ये आयोजित की गई थी, जिसमें एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप एंड एजेंडर एंड करप्शन मुद्दों पर यहाँ पर क्या हुई, चर्चा हुई। जेंडर करप्शन मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई। तो ये दूसरी बैठक का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुई, तो आपको बताना टिहरी में नरेंद्र नगर में ये हुई थी। और किस तिथि से किस तिथि तक ये रही, तो ये 25 से 27 मई के मध्य में ये तीसरी बैठक थी। अगर दूसरी बैठक थी और तीसरी बैठक की अगर बात करूँ तो ये 26 से 28 जून के मध्य में ये बैठक का आयोजन किया गया। और ये जो तीसरी बैठक हुई थी, ऊपर मैंने बता दिया था इस क्वेश्चन का पूरा सार, तो ये ऋषिकेश एम्स जो देहरादून में ये आयोजित की गई थी, जिसमें ढांचागत कार्यों समूहों का यहाँ पर किया गया विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा हुई। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, तो आप रट लीजिए। अब बात करेंगे 5वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण। ये कह रहा है वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य के किस जनपद में होम स्टे योजना के तहत सर्वाधिक पंजीकरण यहाँ पर किए गए। ठीक है, अब यहाँ पर नैनीताल है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, चंपावत, ऐसे ये 4 जनपदों में से एक जनपद ऐसा है जहाँ पर होम स्टे के लिए जो पंजीकरणों की जो संख्या थी सर्वाधिक रूप में यहाँ पर थी। तो ये जो है आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पर देखिए होम स्टे की हम जहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से जनपद में कितने हुए, मैदानी में कितने हुए, अगर हम शहरी की बात करें तो वहाँ कितने। ठीक है, अब बता दूं यहाँ पर जो सर्वाधिक जो पंजीकरण हुए थे वो नैनीताल जनपद के अंदर ये हुए थे। ठीक है, ये आपको बताना हो। देखिए वित्तीय वर्ष 22-23 में होम स्टे योजना के तहत जो 948 पंजीकरण यहाँ पर हुए, जिसमें सर्वाधिक अगर बात करो नैनीताल से ये हुए थे 221 ये हुए थे। और दूसरे स्थान पे जो रहा देहरादून जनपद ये रहा, जहाँ पर 148 ये पंजीकरण यहाँ पर हुए थे। और जबकि सबसे कम जो रहे मैदानी क्षेत्रों में अगर बसे हुए नागरिकों की बात करो जिसने इस योजना का कहीं ना कहीं लाभान्वित के लिए जो अप्लाई किया था, तो यहाँ पर उधम सिंह नगर तीसरे स्थान पर। इससे पूर्व अगर हमें वित्तीय वर्ष 2021 की अगर बात करूँ 21 और 22 में, तो यहाँ पर 857 होम स्टे के लिए यहाँ पर पंजीकृत किया गया था। और 22 और 23 की अगर बात करें तो यहाँ 948 यहाँ पर क्या थे होम स्टे का पूरा पंजीकरण यहाँ किया। सर्वाधिक रूप में कौन रहा, नैनीताल रहा। कभी क्वेश्चन पूछा है तीसरे स्थान पर कौन रहा, पहला और तीसरा स्थान पूछा जाता है, तो आपको उधम सिंह नगर तीसरे स्थान पर और जो नैनीताल रहा वो पहले स्थान पर ये रहा। कितने, 221। अब होम स्टे क्या है आपके दिमाग में थोड़ा चल रहा होगा कि इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए होम स्टे क्या है योजना, अगर हम देखें तो होम स्टे योजना का अगर पूरा नाम अगर हम बात करें तो ये आपके पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना के तहत ही इस नाम को रखा गया है। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में, ये 20 अप्रैल 2018 से
इस योजना को क्रियान्वित करा, यहाँ से इसको प्रारंभ किया गया। होम स्टे योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको स्वरोजगार के रूप में उनको यहाँ पर ये चीज़ें मुहैया कराने, उनका रोजगार कहीं ना कहीं सृजन करने का ये सरकार का लक्ष्य था। होम स्टे योजना के तहत भवन का पंजीकरण करना है। यहाँ पर क्या होता है, जो भवन है आपका उसको पंजीकरण करना अनिवार्य है और भवन में 6 कमरों की यहाँ पर व्यवस्था कराई जाएगी और यहाँ यह पंजीकरण भवन पहाड़ी शैली से निर्मित होने चाहिए और यह व्यवस्था नगर और क्षेत्रीय जो नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण प्रदेश में यहाँ पर लागू होगी। नगरों में ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर ये लागू होगी। ये इसलिए लागू होगी क्योंकि जो जिस प्रकार से उत्तराखंड में पलायन सर्वाधिक रूप में हो रहा है, इस पलायन को कहीं ना कहीं रोकने के लिए सरकार का एक सराहनीय कदम ये रहा, जिसके अंतर्गत जो पहाड़ों में जो पत्थरों के जो घर हैं उसको पहाड़ी शैली में उसको निर्मित करके उसको थोड़ा सा मोडिफाई करके जो सरकार इसमें अनुदान रुपये देते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपये देते तो उसमें से आपको 70% इसमें क्या है आपका अनुदान है, 30% आपको रिटर्न करना है। तो अगर लेके चले 1 लाख में से 70,000 तो आपको ऐसे मिल गया, 30,000 रुपये आपको रिटर्न करने। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको मुख्य धारा में लोगों को लाने की ये कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी पहल है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर के प्रश्न को। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 6ठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से यहाँ पर क्या गया सम्मानित किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था अंकिता चौहान और निकिता चौहान को, या सिद्धिमिता देवरानी या अमृता देवरानी या कमला जोशी या ललिता जोशी या दिव्या नेगी या मीनाक्षी नेगी। तो किन दोनों को यहाँ पर ये किया गया था, देखिए 2 बहनों को यहाँ पर दिया गया था, रिद्धिमा और देवरानी और अमृता देवरानी। आपका बी आंसर सही है। हाल ही में जो हाल में चर्चा में रहे डुडेज गांव डाडा माणी क्षेत्र जो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, ये 2 बहनों को रिद्धिमा देवरानी और आपके अमृता को यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 इसके लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया। और वर्तमान समय में रिद्धिमा अगर की बात करें तो ये देवरानी जो दिल्ली में सैन्य हॉस्पिटल में क्या है नर्स की यहाँ सेवाएं कर रही हैं और अपर निदेशक यहाँ पर सेवाओं की अपर महानिदेशालय में है। और अमृता देवरानी की अगर मैं दक्षिण कमान के जो मुख्यालय पुणे में ब्रिगेडियर सैन्य नर्स के पद पर कार्य करें। कहने का मेरा मतलब है इसके अंतर्गत जो ये पुरस्कार दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये विशेष रूप से नर्स जो हैं उन्हें ये दिया गया है जिनके बेहतरीन कार्य के लिए ये पुरस्कार किसी कहीं ना कहीं इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 7वें नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिए। ये कह रहा है कि उत्तर भारत में स्थापित पहला आर्किड पार्क उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है या रुद्रप्रयाग है, चमोली है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये चमोली में है। कैंपा परियोजना के तहत हम बात करें, कैंपा परियोजना के तहत उत्तराखंड में आर्किड जो संरक्षण चमोली के खल्ला गांव में ये निर्माण किया गया है। इसका जो उद्देश्य है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो संयुक्त निदेशक हैं डॉक्टर SK व आपके मुख्य वन संरक्षक जो डॉक्टर संजीव चतुर्वेदी ने इसको उद्घाटन यहाँ पर किया था। और यह उत्तर भारत का और पहला ये आर्किड पार्क यहाँ पर खोला गया। ठीक है, और चमोली जनपद के मंडल घाटी में स्थापित इसे किया गया। और इस पार्क में लगभग अगर हम कहें 48 प्रजातियाँ यहाँ खोजी गई, जिसमें से 35 प्रजातियों को यहाँ पर क्या किया जाएगा संरक्षण यहाँ पर कराया जा रहा। अब वहीं 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए। ये कह रहा है उत्तराखंड के किस जनपद में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर चंपावत है, पौड़ी गढ़वाल है और पिथौरागढ़ है और साथ ही आपका देहरादून है। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड के तीसरा पुनर्वास केंद्र स्थापित यहाँ पर करने की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत जितने भी अति कुपोषण वाले जो बच्चे हैं उनको पोषण आहार और क्या बोलते हैं चिकित्सीय
देखभाल के लिए यहाँ पिथौरागढ़ को पोषण केंद्र के रूप में यहाँ पर क्या गया, स्थापित यहाँ पर किया गया। और राष्ट्रीय पर्यावरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 21% यहाँ पर कुपोषित बच्चे हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में कितने प्रतिशत कुपोषित बच्चे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 21% यहाँ पर कुपोषित बच्चे हैं। जबकि महिला सशक्तिकरण बाल विकास के आंकड़ों के आधार पर अगर बात करें जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो जारी किया जाता है, तो प्रदेश में 1200 जो 1200 से अगर हम बात करें तो 1200 बच्चे अति कुपोषित हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे 1200 बच्चे ऐसे हैं जो डेंजर स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अगर इसके अंदर हम बात करें तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पहले ही 2 पुनर्वास केंद्रों के संचालन की बात करें तो तीसरा पुनर्वास केंद्र पिथौरागढ़ जनपद में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वहीं अगर हम बात करें 90 नंबर की, तो 90 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको देखिए। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किस राज्य में दूध संकल्प साथ ही मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया था? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और यह राजस्थान है। तो बेसिकली अगर आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड को में ही ये लॉन्च किया क्या हो गया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने अगर बात करें दूध संकल्प साथ ही मोबाइल ऐप का यहाँ पर उत्तराखंड के मसूरी से लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का उद्देश्य जो है दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और हितधारकों के बीच जो पारदर्शिता को बढ़ाने का यहाँ पर संकल्प लिया गया है। और दूध समितियों और जो सहित जमीनी स्तर पर जो ग्रामीणों पर क्या है संचालन को सुनिश्चित यहाँ पर करने की व्यवस्था की जा रही। कहीं ना कहीं ये ऐप से कहीं ना कहीं दूध की जो गुणवत्ता है वो सुधरेगी। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। 10 नंबर का श्रृंखला मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोशियार कुटोली तहसील को निम्न में से नया नाम कौन सा दिया? कोशियार कुटोली ये तहसील है, इसका नामांकन क्या करें? कैची धाम, मानस खंड या प्रथम धाम या उपयुक्त में से कौन? देखिए कैची धाम का जो नाम लिखा कुटोली तहसील है। ठीक है, ये कैची धाम की स्थापना जब अगर बात करें जिस दिन कैची धाम दिवस था 15 जून को, तो इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने कोशिया कुटोली जो तहसील का नाम बाबा नीम करौली के नाम पर यहाँ पर रख दिया है। और कैची धाम श्री कैची धाम रखने की यहाँ पर घोषणा की गई है। और कैची धाम नैनीताल जिले के जो भवाली अल्मोड़ा मार्ग और रानीखेत राष्ट्रीय मार्ग पर ये स्थित है। और कैची धाम हनुमान जी और राम जी और सीता और दुर्गा माँ के मंदिर के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा कैची धाम के बारे में अगर हम चर्चा करें, कैची धाम की जो स्थापना कब और किसने की थी? बाबा नीम करौली ने अपने दोस्तों पूर्णानंद के साथ मिलकर यहाँ पर 15 जून 1964 को कैची धाम की आश्रम की यहाँ पर स्थापना की थी। प्रत्येक वर्ष 15 जून को यहाँ पर क्या लगता है? भव्य मेला यहाँ पर लगता है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर विशाल भीड़ लगी थी। 10 किलोमीटर के दायरे पर ये भक्तों का ये तांता लगा था और विशाल भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और अगर थोड़ा सा कैची धाम से संबंधित अगर कुछ चीज़ों का चर्चा करें तो वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जापान शैक्षणिक भ्रमण हेतु उत्तराखंड राज्य से कितने बच्चों का यहाँ पर चयन हुआ था? 2, 3, 5 या 10? तो आपको बता दूं तो यहाँ पर जो हुआ था आपके 5 बच्चों का यहाँ पर भ्रमण हुआ था, शैक्षणिक भ्रमण आपके जापान के लिए। तो यहाँ पर जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी JST जापान एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस के कार्यक्रम में देश भर में ऐसे 60 बच्चों का चयन हुआ था जो एक सप्ताह के लिए क्या हुए थे? जापान में शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए थे। इस कार्यक्रम के तहत अगर हम उत्तराखंड से जो बच्चों का प्रतिनिधित्व रहा, यहाँ पर 5 बच्चों का चयन आपके उत्तराखंड से हुआ था। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अगर हम 12वें नंबर का प्रश्न अगर देख लें, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, तो ये क्या कहता है? ये राज्य में किन 2 गांवों में चाय बागानों को विकसित करने के लिए टी बोर्ड गैसन के अधिकारियों ने मिट्टी के सैंपल यहाँ पर भेजे हैं? माणा गांव की है, गुंजी गांव की है, माणा और गुंजी गांव और लावणी या सुइया गांव के। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो भेजे हैं आपके डी आप लावणी और सुइया गाँव के यहाँ पर भेजा। यह देवस्थल ब्लॉक है चमोली का। तो लावणी और सुइया गांव के काश्तकारों की पारंपरिक जो खेती रही है चाय बागान से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर
जो टी बोर्ड हैं गैसन के अधिकारियों ने यहाँ पर क्या है भूमि का कहीं ना कहीं निरीक्षण का सर्वे करने के पश्चात यहाँ की जो मिट्टी के सैंपल क्या है इस गांव के जो मिट्टी में क्या चाय बागान का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से चलेगा या नहीं चलेगा, इनके यहाँ पर किस प्रकार से पैदावार रहेगी, ये सैंपल रिपोर्ट आने के बाद दोनों गांवों में चाय बागानों को यहाँ पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें चमोली जिले के कर्णप्रयाग और पोझोरी और थरारी ब्लॉक में यहाँ पर चाय बागान पहले से ही क्या है विकसित किए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी आपके परीक्षा के मद्देनजर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय